हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीता एक शाम अपनी बेटी राधिका को एक लड़के की फोटो दिखा रही होती है, लेकिन राधिका अपनी माँ से दूर भागते हुए बोलती है, माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? राधिका, तेरे पापा ने भेजी है ये फोटो। उनके दोस्त का बेटा है, देख ले बेटा एक बार। अगर तेरे पापा यहाँ आ गए तो तेरी एक नहीं सुनेंगे, इसलिए बोल रही हूँ, अगर तू खुद अपनी मर्जी से हाँ करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना तेरे पापा जबरदस्ती तेरी शादी करवा देंगे। मैं भी आज के जमाने की लड़की हूँ, मैं भी देखती हूँ कि मेरी शादी कौन जबरदस्ती करवाता है। राधिका इतना बोलकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और उस शाम वो बिना खाना खाए ही सो जाती है। अगली सुबह राधिका उठने के बाद अंगड़ाई लेते हुए नीचे आती है और अपनी माँ से बोलती है, क्या बनाया है माँ नाश्ते में, जरा लगा दो। राधिका नीचे आकर हॉल में अपनी आंखें अच्छे से खोलती है तो सामने उसके पापा रघुवीर बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर राधिका एकदम सीधी खड़ी होकर बोलती है, पापा आप कब आए? हॉल में चाय का कप लेकर आती हुई अनीता राधिका के सवाल का जवाब देती है, सुबह सुबह ही आए हैं तेरे पापा, लीजिए चाय। और राधिका, चलो नाश्ता कर लो। बिना नहाए ही नाश्ता दे रही है तुम इसको? वो मैं नहीं पापा, मैं बस नहाने ही जा रही थी, माँ भी नहा के आती हूँ, आप नाश्ता लगा के रखना। राधिका अपने पिता की बात सुनकर जल्दी से कमरे में भागती है और नहा धोकर वापस आती है। राधिका अपने पिता से बहुत डरती थी, क्योंकि उसके पिता बहुत सख्त किस्म के व्यक्ति थे, और जब वो अपने पिता के साथ नाश्ता करने बैठती है तो रघुवीर वहाँ लड़के की फोटो राधिका को देते हुए बोलते हैं, तुमने देखी लड़की की फोटो? मैंने इसे तुम्हारे लिए पसंद किया है, बहुत ही अच्छा लड़का है ये। पापा आपको पसंद है तो क्या बोलूं, जैसा ठीक लगे, मुझे नहीं देखनी फोटो। राधिका खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है तो वहीं अनीता उसके जाने के बाद अपने पति से बोलती है, अजी, मुझे लगता है राधिका को शादी नहीं करनी, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अनीता जी, ये लड़का बहुत ही अच्छा है। मैंने अपने स्वर्गवासी दोस्त से वादा किया था कि मैं उसके बेटे की शादी अपनी बेटी से ही करवाऊंगा, और वैसे भी ऐसे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, इसलिए जबरदस्ती ही सही, लेकिन राधिका की शादी इसी लड़के से होगी। मैं उसका पिता हूँ, उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचूंगा। कुछ दिनों में रघुवीर के द्वारा लड़के वालों को घर बुलाया जाता है। लड़के का नाम कृष था, देखने में डिसेंट सा लड़का, जो अपनी माँ सुनीता के साथ राधिका के घर आता है। कुछ देर में राधिका भी सबके सामने आती है, बेमन से सबसे मिलती है, जहाँ लड़के के हाँ कहने पर दोनों परिवार वाले शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। राधिका से पूछा भी नहीं जाता कि उसकी हाँ है या नहीं, और 1 महीने बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। जबरदस्ती की शादी में बंधी राधिका अपनी शादी की पहली रात कृष से बोलती है, देखिए, मैं मानती हूँ मेरी और आपकी शादी हुई है, लेकिन मैंने ये शादी जबरदस्ती की है, इसलिए मुझे यहाँ एडजस्ट होने में समय लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी जब तक हम दोनों एक दूसरे को जान ना लेना सही से, तब तक आगे बढ़ना गलत होगा। कृष इतना बोलकर अपना तकिया लेता है और कमरे में रखे सोफे पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह राधिका आराम से सो रही होती है, तभी उसकी सास सुनीता उसके कमरे में आती है और उसको उठाते हुए बोलती है, बहू उठ जा, देख कृष उठकर बाहर टहलने भी चला गया, तू सो रही है अब तक, उठ जा, आज तेरी पहली रसोई है। अपनी सास की आवाज सुनकर राधिका उठते हुए बोलती है, क्या जबरदस्ती है, माँ इनको चुप करवाओ। बहू, अरे आप माफ करना, मुझे लगा मैं घर पर हूँ, अभी उठती हूँ मैं, आप जाइए, मैं आ रही हूँ। राधिका ने अपनी सास को माँ जी या माँ कहना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसके लिए ये जबरदस्ती की शादी थी। कुछ देर में वो नहाकर नीचे आती है और अपनी सास से बोलती है, बताइए मुझे क्या करना है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो कुछ भी मीठा बना ले सबके लिए। अपनी सास की बात मानते हुए राधिका रसोई में तो जाती है, लेकिन अपने हाथ से कुछ बनाने की जगह बाहर से हलवा मंगवा लेती है और कुछ देर में उसको ही
सबको परोस देती है। हलवा खाकर सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू तूने हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये स्वाद जाना पहचाना है, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया बल्कि पास की हलवाई की दुकान से मंगवाया है। मैंने शादी जबरदस्ती कर ली, लेकिन माफ करना, मैं कुछ और जबरदस्ती नहीं करूँगी, ना कोई काम ना ही कोई रस्म। ये कैसी बातें कर रही हैं आप राधिका जी? देखिए, आपने मेरे से जबरदस्ती शादी की बात कही तो मैंने सुन ली, लेकिन मेरी माँ को आप तेवर क्यों दिखा रही हैं? और हमने नहीं कहा था आपको कि आप मुझसे जबरदस्ती शादी करें। तो आप लोग जब मुझे देखने आए थे तब कौन सा आप लोगों ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी? मेरे पापा के कारण मेरी शादी हुई है, क्योंकि उनके आगे मेरी जुबान नहीं खुलती, पर आप लोगों ने तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। ससुराल के किसी काम में राधिका हाथ नहीं बटाती थी। बावजूद इसके सुनीता और कृष उससे कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे ही एक दिन सुनीता की पड़ोसन शारदा राधिका से मिलने सुनीता के घर आती है। अरे सुनीता बहन, बहू ले आई हो, लेकिन बहू की मुंह दिखाई नहीं करी, इसलिए मैंने सोचा खुद ही आ जाओ मिलने। वो बहू थोड़ी शर्मीली है, इसलिए मैंने सोचा क्या ही करवानी मुंह दिखाई। धीरे धीरे सबको पता चल ही जाना है कि कैसी दिखती है मेरी बहू। हाँ, ये भी है, और लोगों को लगता है कि आजकल हम फंक्शन उन लोगों से गिफ्ट लेने के लिए रखते हैं। अच्छा ये छोड़, जरा बुला तो अपनी बहू को, मैं भी तो देखूं। शारदा के कहने पर सुनीता राधिका को आवाज देती है और राधिका सुनीता के बुलाने पर भी काफी देर बाद आती है और बोलती है, आपने आवाज दी थी क्या? बहू मैंने कहा था बुलाने को, लेकिन शायद तो बिजी थी, इसलिए देर लग गई आने में। हाँ, मैं एक वेब सीरीज देख रही थी। बताइए क्या काम है? बहू कुछ काम नहीं है, वो शारदा तुझसे मिलना चाहती थी। मेरी बहुत अच्छी सहेली है ये, और साथ ही पड़ोसन भी। मैंने आपको कहा तो है, इन रिश्ते नाते निभाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आप क्यों मुझे हर किसी से मिलवाती रहती हैं? हर चीज में जबरदस्ती करना जरूरी है क्या? शादी कर ली मैंने, बहुत नहीं है? राधिका की ऐसी बातें सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उससे पहले दरवाजे पर राधिका के माता पिता जो उससे मिलने आए थे, वो उसकी सारी बातें सुन लेते हैं, जिस पर रघुवीर चिल्लाते हुए बोलता है, राधिका! अपने माँ पापा को देखकर राधिका हैरान हो जाती है। तभी रघुवीर अंदर आकर राधिका को बोलता है, तुम्हारी जबरदस्ती शादी मैंने करवाई है, तो अपना गुस्सा मुझे दिखाना था, ना कि अपने ससुराल वालों को। और ये क्या तमीज है अपनी सास से बात करने का? पापा, आपने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, मैंने कुछ नहीं बोला, इसलिए आप भी अब मेरे ससुराल आकर मुझे कुछ नहीं बोल सकते। मैं जैसे मर्जी यहाँ रिश्ते निभाऊं। हाँ, अगर इन लोगों को मेरे से दिक्कत होगी और मुझे ये घर से निकाल देंगे तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी, चिंता मत करो। भाई साहब, आप बहू को मत डांटिए, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, ये सब ठीक हो जाएगा। आप ज्यादा महान मत बनो, मुझे पता है आप लोगों ने ही इन्हें यहाँ बुलाया है ताकि दिखा सको कि मैं यहाँ कैसे बर्ताव कर रही हूँ। बस राधिका, हमें किसी ने नहीं बुलाया, ना ही शादी के बाद आज तक तेरे ससुराल से तेरी शिकायत आई है। मैंने जब भी समदन जी को फोन किया, उन्होंने तेरी तारीफ ही की, लेकिन शायद आज हम अचानक नहीं आते तो तेरी असलियत ही नहीं पता चलती कि तूने अपनी जबरदस्ती की शादी का जिम्मेदार अपने ससुराल वालों को बना रखा है। बस बहुत हुआ बहन जी, हमें माफ कीजिएगा। हमने अपनी जिद्दी और बदतमीज बेटी को आपके घर की बहू बनाया। ये आप जैसे लोगों को डिजर्व ही नहीं करती है। और तुम तो घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जबरदस्ती की शादी क्या होती है। जब किसी पियक कर नशेड़ी से तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगा ना, जो तुम्हें दिन रात पीटेगा, तब तुम्हें लोगों की कदर समझ में आएगी। रघुवीर राधिका का हाथ पकड़कर उसको ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कृष आ जाता है और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए अपने ससुर से बोलता है, पापा जी, मानता हूँ राधिका ने ना जबरदस्ती ये शादी की है, लेकिन अब वो मेरी पत्नी है। वो जैसे इस रिश्ते को निभाना चाहे ना वो निभाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे यहाँ से मत ले जाइए। बेटा, ये लड़की बहुत ज्यादा ही बदतमीज है और तुम्हें नहीं पता कि इसने तुम्हारी माँ से किस तरह से बात की थी। भाई साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और देखिए कृष और राधिका का रिश्ता आपके दोस्त और मेरे स्वर्गवासी पति ने जोड़ा था, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता टूटे। सुनीता की बात सुनकर रघुवीर वहाँ से अनीता के साथ चला जाता है। वहीं शारदा भी सुनीता को ताना देते हुए जाती है, सुनीता जाने देती है ऐसी बहू को तो अच्छा होता, जिसके लिए ये शादी जबरदस्ती की है वो क्या निभाएगी ये शादी। शारदा के ये शब्द सुनकर
और जो हुआ वो देखकर राधिका को ये समझ आता है कि सच में उसके पिता ने उसके लिए एक बहुत अच्छा घर ढूंढा है, लेकिन उसने ही कदर नहीं की। इसीलिए सबके जाने के बाद वो क्रिश और सुनीता से माफी मांगती है और इस शादी को अब दिल से निभाने की कोशिश करने का मौका मांगती है। अमित और उसकी माँ नीता चंडीगढ़ के रहने वाले थे। अमित हमेशा अपने काम में ही उलझा रहता था, जिसके चलते वो अपनी माँ को कभी समय नहीं दे पाता था। आए दिन ऑफिस के काम से बाहर ही रहा करता था, जिसके चलते उसकी माँ हमेशा अकेली रह जाया करती। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन अमित ऑफिस के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आता है तो उसकी माँ नीता उसे कहती है, बेटा कब तक ऐसे काम के चक्कर में भागता रहेगा? शादी वादी भी करनी है तुझे या नहीं? माँ शादी के लिए कौन सी उम्र निकली जा रही है, कर लेंगे। बेटा तेरी उम्र नहीं निकल रही पर मेरी बढ़ रही है। क्या माँ, आप सुबह सुबह फिर ये शादी का टॉपिक लेकर बैठ गई? पड़ोस में फिर किसी लड़के की शादी हो गई क्या? वो तो हो ही जाएगी, सब तेरी तरह पागल थोड़ी हैं। माँ मैं पागल नहीं दिमागदार हूँ, जो अपने घर की शांति को बचा रहा हूँ शादी ना करके। रहने दे बेटा, तू इतनी भी शांति लेकर क्या करूँगी? तू तो चला जाता है, मैं अकेली रह जाती हूँ घर में। ठीक है माँ, अभी मैं ऑफिस चलता हूँ, इस टॉपिक पर रात में बात करते हैं। अमित इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और नीता भी अपने घर के कामों में लग जाती है। रात के समय अमित ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को सोफे पर अकेले आंखें बंद करे बैठा देखकर उनके पास जाता है। माँ पैसे क्यों बैठी हैं? क्या हुआ? मेरी किसी चीज से तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसी बात नहीं है माँ, ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना मुझसे? नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, तब तक आप लड़की देख लो, मैं आते ही आपकी पसंद की लड़की के साथ शादी कर लूंगा। अगले दिन सुबह अमित अपने ऑफिस के काम से बलरामपुर गांव के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद जब वो बलरामपुर गांव में पहुंचता है तभी उसकी नजर सड़क पर खड़े कुछ लड़कों पर जाती है जो रानी नाम की लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ये देखकर वो वहां जाता है और उन लड़कों की पिटाई करके रानी को बचाता है। तभी अचानक रानी का पाँव फिसलता है और अमित की बाहों में वो गिर जाती है। ये सारा नजारा गांव के कुछ लोग देख लेते हैं और जाकर रानी के घर वालों को बता देते हैं। तभी रानी का भाई गोपाल गुस्से में बंदूक लेकर उसके पास आता है और कहता है, साले तू हमारी बहन को बीच रास्ते में छेड़ रहा है, वो भी हमारे गांव में आकर। अरे भैया आप हमारी बात तो सुनो, ये हमको छेड़ नहीं रहे थे बल्कि। तू चुप कर, तुझे तो बाद में बताऊंगा। देखिए आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं एक शरीफ लड़का हूँ। हाँ दिखा कितना शरीफ है तू। तूने हमारी बहन को हाथ लगाकर उसे बदनाम किया है, अब तुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। भैया आप ही क्या बोल रहे हैं? मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। या तू अभी इससे शादी करेगा या तो अपनी जान से जाएगा। गोपाल की बात सुन के और उसके हाथों में बंदूक देखकर अमित कुछ भी नहीं बोल पाता और सभी गांव वाले मिलकर अमित और रानी की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। कुछ समय बाद अमित रानी को लेकर अपने शहर वापस लौट आता है और अपने दोस्त राहुल को कॉल करके स्टेशन पर बुला के उसे सारी बात कहता है। भाई मैं अभी इसको लेकर अपने घर नहीं जा सकता हूँ, जब तक तेरी बीवी नहीं आती तू इसे अपने घर ले जा। भाई मेरी बीवी को पता चला तो मेरी जान ले लेगी। भाई मैं तुझे छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, प्लीज भाई। ठीक है भाई, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, वरना पता चले तुझे बचाने के चक्कर में मैं ही फंस जाऊँ। भाई बस कुछ दिन, मैं माँ को जल्द ही सब बताकर इसे ले जाऊंगा। रानी जब तक मैं अपनी माँ को तुम्हारे बारे में ना बता दूं, तब तक तुम मेरे दोस्त के साथ रहना। ठीक बा, आप हमारे पति परमेश्वर हैं, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। अमित रानी को अपने दोस्त राहुल के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। कुछ समय बाद जब वो घर पहुंचता है तो देखता है उसके घर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए होते हैं। इस माहौल के चलते वो अपनी माँ से कोई बात नहीं कर पाता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन नीता अमित के कमरे में आकर उससे बोलती है, बेटा तू जब से लौट कर आया है मैं देख रही हूँ बहुत परेशान रहने लगा है तू। हाँ माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो माँ, अगर तू शादी के लिए मना करने वाला है तो मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैंने तेरी शादी के लिए लड़की देख ली है। माँ बहू के लिए शादी की क्या जरूरत है? मेरा मतलब अब शादी की जरूरत नहीं। वो माँ मैं यही तो बता रहा हूँ कि नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। तेरी शादी उसी के साथ होगी जिससे मैंने तय की है।
तुझे मेरी कसम है बस। हे भगवान, ये जिंदगी मुझे गांव की गोरी और शहर की छोरी के चक्कर में क्यों फंसा रही है। गांव में रानी के भाई ने नहीं सुना, यहाँ माँ नहीं सुन रही, करूँ क्या। अमित की लाख मना करने के बाद भी नीता उसकी कोई बात नहीं सुनती और जबरदस्ती अमित की शादी अपनी पसंद की पारुल नाम की लड़की के साथ करवा देती है। ऐसे ही समय बीतता है और तभी एक दिन शाम के समय अमित अपने दोस्त राहुल से मिलने उसके घर आता है, जहां उसकी गांव की पत्नी रानी उसे देखकर कहती है, का हो पतिदेव, हम तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारे दोस्त की? अरे जब से शहर आए हैं यही हैं, हमारी सासू माँ से कब मिलवा रहे हो? रानी, जाकर हमारे लिए चाय लेकर आओ, मुझे राहुल से कुछ बात करनी है। आप हमेशा ऐसा ही करत हो, हर बार हमारी बात को टाल जाते हो। नहीं, मैं तुम्हें जल्द ही लेकर चलूंगा, अभी जाओ और चाय लेकर आओ। अमित के कहने पर रानी उसके लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। तभी अमित राहुल से कहता है, माफ करना यार, मेरी वजह से तुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। साले तू मेरी छोड़, अपनी देख। एक शादी हो चुकी थी तेरी, तो तूने दूसरी क्यों की? एक मुसीबत कम थी क्या? भाई करता क्या मैं, मेरी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी थी। भाई तू बैठ आराम से, एक तरफ गांव की गोरी, दूसरी तरफ शहर की छोरी लेकर। इसे संभालना तो फिर भी आसान है। अगर पारुल भाभी को पता चला तो तू तो गया भाई। अगले हफ्ते मेरी बीवी आ रही है, तब तक क्या ही समय है तेरे पास? साले तुझे हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है, मैं जा रहा हूँ। अमित इतना कहकर राहुल के घर से चला जाता है। कुछ समय बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां उसकी पत्नी पारुल उससे कहती है, क्या बात है, आजकल आपके बाहर के बहुत चक्कर लग रहे हैं। कोई बाहर भी पटा रखी है क्या आपने? तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना जाने क्या क्या बोलती रहती हो। अरे आप इतना चिढ़ क्यों रहे? मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, आगे से नहीं करूँगी। सुनिए ना, हमारी शादी को बहुत दिन हो गए हैं, आप मुझे कहीं भी बाहर घुमाने के लिए नहीं ले गए। जब से शादी हुई है तब से घूम ही तो रहा हूँ, शादी नहीं मजाक हुआ है। जाने दो यार, घर आते ही तुम अपनी डिमांड चालू कर देती हो, इसीलिए मैं बाहर ही रहता हूँ। जाइए फिर, आने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी आपकी हरकतें बता रही हैं कुछ गड़बड़ है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं सोने जा रहा हूँ। अमित इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है। तभी राहुल अपनी पत्नी कविता और रानी को लेकर उसके घर आ जाता है। भाई मुझे माफ कर दे, इसको और मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मेरी पत्नी को गलत फहमी हो गई है, तू उसे दूर कर दे वरना मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। गलत फहमी नहीं, सच बोल रही हो। अब मुझे पता चला तुम मुझे लेने मेरे मायके क्यों नहीं आ रहे थे। यहाँ गर्लफ्रेंड जो पटा रखी थी। यार ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि अमित के गाँव की पत्नी है। राहुल भाई, आपका दिमाग तो ठीक है, आप खुद बचने के लिए मेरे पति पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं राहुल भैया, सही बोल रहे हैं। अमित जी ही हमारे पति परमेश्वर हैं। एक गांव की लड़की, तुझे कितने पैसे मिले हैं मेरे पति को अपना पति बोलने के लिए? बर्रा गई होगा, ये हमारे पति देव हैं। ये सब चल क्या रहा है? कोई कुछ सच बोलेगा? सभी लोग अपनी अपनी बात को लेकर बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी अमित परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जाओ सबके सब, बहुत हो गया। कविता, राहुल सच कह रहा है, रानी मेरी ही पत्नी है, मैं बताता हूँ कैसे। अमित इतना कहकर अपनी दोनों जबरदस्ती की हुई शादियों के बारे में बता देता है, जिसे सुनने के बाद उसकी दोनों पत्नियां उसे छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद वो बेचारा अपने सिर पर हाथ रखकर खुद से कहता है, मैं इस गांव की गोरी और शहर की छोरी के चक्कर में कहीं का नहीं रहा, दोनों ही छोड़कर चली गईं। मेरी हालत उस कहावत की तरह हो गई है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।